दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। देव पांडे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक खून से लथपथ डायरी मिला, लेकिन डायरी में जो लिखा था इसे पढ़कर देव पांडे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करे? उन्होंने आधे पन्ने को ढूंढा भी, पर खून से रंग जाने के कारण लिखावट समझ नहीं आ रहा था। देव पांडे कुछ सोचते हुए, इस डायरी में जो लिखा है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रहा। आखिर एक लड़की इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकती है? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। इस डायरी से जरूर कुछ रास्ता दिखेगा। बोलते हुए देव पांडे वो डायरी अपने पास रख लेता है। आजकल के लड़के लड़कियाँ भी अजीब होते हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं और परिवार का साथ नहीं मिलता तो खुदकुशी करने निकल जाते हैं। वापस फिर हॉस्पिटल आ जाता है। आते ही देव पांडे डॉक्टर से मिलने उसके केबिन में पहुंचता है। देव पांडे डॉक्टर से, डॉक्टर अब वो लड़की कैसी है? सर्जरी हो गई, लेकिन क्या सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी? डॉक्टर गंभीरता से, अभी तो मैं सर्जरी कर दिया हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। दिमाग के पिछले हिस्से पर गहरा चोट लगी है, इसलिए अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे केस में पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट अपनी याददाश्त खो देते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद भी रह जाती हैं। देव पांडे डॉक्टर से, अब वो लड़का ठीक तो है? उस लड़के से मैं सवाल जवाब कर सकता हूँ? डॉक्टर जवाब दिया, पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद, क्योंकि अभी वो होश में नहीं है। ट्रीटमेंट के दौरान इंजेक्शन दिया गया था, जिसके कारण वो अभी सो रहा है। देव पांडे डॉक्टर से, शुक्रिया डॉक्टर, अभी मैं चलता हूँ। जैसे उस लड़के अरमान को होश आए, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। काउंटर पर शाम तक सारे पैसा जमा हो जाएंगे, बोलकर केबिन के बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ निशा माँ बनने वाली है। इस बात से शीला देवी और अमित दोनों खुश हैं। अब घर जाने की जल्दी, क्योंकि खुशखबरी सबको सुनानी थी। लेकिन मानस की रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर अभी कुछ नहीं बोला था। खुशी तो थी, लेकिन टेंशन भी थी। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आया। लड़के के पिता कहाँ गए? शीला देवी झट से, अभी बाहर गया है, एक ज़रूर फ़ोन करना था तो। डॉक्टर के पीछे से आवाज़ आया, जी डॉक्टर, मैं ही हूँ। डॉक्टर पीछे मुड़ा। डॉक्टर गंभीरता से सोचते हुए, देखिए, आपको अपने बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें। बच्चा अक्सर ऐसी हालत में पहुंच जाता है, बचपन से ये गुमसुम रहा करता था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बेटे के दिल में छेद होने शुरुआत हो चुकी है। अच्छा होगा वक्त रहते इसका इलाज हो जाए तो। इसलिए इसे चक्कर आता है और बुखार हमेशा ही रहता है। वैसे अभी आप टेंशन मत लीजिए, इसे दवा से भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि होल छेद होना शुरुआत हो रहा है। निशा अमित के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही नीचे गिरने वाली होती है। तभी एक नर्स निशा को पकड़ते हुए, खुद को संभालिए मैम, आप माँ बनने वाली हैं। ऐसी हालत में गिरना आपके बच्चे को नुकसान भी पहुँचा सकता है। अमित पीछे मुड़ता है नर्स की बातें सुनकर और झटके से निशा के पास जाकर उसको संभालता है। नर्स का शुक्रिया अदा करता है। नर्स मुस्कुराते हुए, ये रहा आपकी पत्नी का रिपोर्ट और ये मेडिसिन की लिस्ट, आप इसे ले लीजिएगा। समय पर दवा खाना है, 2 टाइम सुबह खाना, खाने के बाद और सोने के से पहले। देव पांडे कुछ सोच रहा था। पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे, ये सुसाइड केस जितना दिखने में सीधा है उतना है नहीं। कार का पहले ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके कारण पेड़ से टकरा गई। कार की हालत देखकर तो ऐसा लगता जैसे एक्सीडेंट के बाद उसे तोड़ा गया हो, वरना कार ब्लास्ट हो जाता या पूरे कार में आग लग जाती। लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुसाइड नोट भी कुछ अलग ही कहानी को दर्शाता है, और वो डायरी कुछ और ही। इस केस में मैं कैसे सुलझाऊं समझ नहीं आ रहा है। अगर ये सुसाइड है तो दोनों को जेल में डालूंगा मैं, लेकिन मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा है। उसी वक्त देव पांडे का फ़ोन बजा। फ़ोन को अपने हाथ में लेकर देखता है तो नंबर अननोन था। फ़ोन को स्लाइड किया और अपने कान से लगाया। उधर से आवाज़ आया, सर आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे, यहाँ लड़की की हालत
बहुत गंभीर है और लड़के के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है। देव पांडे बिना कुछ सोचे समझे वो पुलिस स्टेशन से आधी रात को अकेले हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। रास्ते में किसी ने देव पांडे पर जानलेवा हमला किया। हादसे में देव पांडे बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस स्टेशन में खबर मिलते ही वहां से कुछ कांस्टेबल घटनास्थल के पास पहुंचते हैं और देव पांडे को उसी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जहां सिया और अरमान एडमिट थे। डॉक्टर देव पांडे की स्थिति को देखते हुए उसे आईसीयू में एडमिट किया। सिर से बहुत सारा खून निकल रहा था। ऊपर से देव पांडे को सीने में गोली भी लगी थी। उषा देवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उषा देवी अनजान व्यक्ति से देव पांडे बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बेचारा आज आईसीयू में एडमिट है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। चला था डायरी का सच सबके सामने लाने और वो सुसाइड नोट का राज जानने। अब पता चल रहा होगा मेरे रास्ते में आने का अंजाम क्या होता है। रात का समय था, सुनसान सड़क और कोई आसपास दिख भी नहीं रहा था। गाड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जलाने की कोशिश की गई हो। देव पांडे का एक करीबी दोस्त डीएसपी विक्रांत चावला, सभी उसे वीर के नाम से जानते थे। उसने कई बदमाशों को पकड़ा था, पेचीदा से पेचीदा मर्डर केस को सॉल्व किया था। विक्रांत चावला उस रात पटना में ही था। वो भी किसी केस के सिलसिले में पटना इन्वेस्टिगेशन करने आया था। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे जिगरी दोस्त देव पांडे पर किसी ने हमला किया है, सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन बिना देव पांडे से मिले विक्रांत चावला घटना स्थल के पास पहुंचता है। उसके साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे कांस्टेबल भी एक दो साथ रहता है। एक कांस्टेबल आश्चर्य से पुलिस जीप के अंदर छानबीन करते हुए, सर डायरी नहीं है जीप में, कहाँ गई? देव पांडे सर हॉस्पिटल में अपनी आंखें बंद करने से पहले जीप और डायरी सर के जुबां पर ये नाम आया था। लेकिन यहाँ तो जीप में कोई डायरी नहीं है। उसी डायरी से सर इस केस के अंत तक पहुँचना चाहते थे। पर विक्रांत चावला उस कांस्टेबल से पूछता है, कौन सी और कैसी डायरी की बात कर रहे हो? कांस्टेबल सोचते हुए, वो डायरी देव पांडे सर को घटनास्थल के पास मिला था, वो भी कार में, और वो डायरी खून से लथपथ थी। उस डायरी के कुछ पन्ने भी फटे थे, साथ में कुछ पन्ने का लिखावट भी धुंधला दिखाई दे रहा था। लगता है उस डायरी को पानी से भिगाया गया था, इसलिए लिखावट फैल गई है। विक्रांत चावला सोचते हुए पुलिस जीप के चारों तरफ घूम देखता रहा। आसपास अपनी नज़रें घुमा रहा था, मन ही मन कुछ सोच भी रहा था। घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक चाय का दुकान दिखा, जहां काफ़ी लोग चाय पीने आ रहे थे और बहुत लोग जा भी रहे थे। कुछ लोग बैठकर बातें भी कर रहे थे। विक्रांत चावला कांस्टेबल को चाय की दुकान में जाकर इस घटना के बारे में पूछने के लिए कहा। कांस्टेबल हीरालाल चाय के दुकान में जाता है। वर्दी में देखकर हीरालाल को चाय वाला हीरालाल की तरफ देखते हुए, आइए आइए सर, मेरी छोटी सी दुनिया पर बताइए, आपके लिए कैसा चाय बना दूं? अदरक वाली चाय या नींबू वाली? हीरालाल चाय वाला से, तुम्हारा नाम क्या है? चाय वाला, मेरा नाम राजू है। इस मोहल्ले के लोग राजू चाय वाले के नाम से मुझे जानते हैं। हीरालाल चाय वाला राजू से, यहाँ पुलिस जीप पर बहुत बड़ा जानलेवा हमला हुआ था लगभग 2 घंटे पहले, जिसमें पटना के डीएसपी साहब घायल हो गए हैं। क्या तुमने किसी को हमला करते हुए देखा क्या? राजू चाय वाला सोचते हुए, मैंने तो कुछ नहीं देखा साहब, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ आधे घंटे पहले आया हूँ आज दुकान पर। इससे पहले मेरे दुकान पर मेरा बेटा कान्हा था। मुझे तो कुछ नहीं पता इस घटना के बारे में, माफ़ करना साहब। डॉक्टर पांडे की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। सीने में गोली लगने से उनके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बाहर निकल गया था। बहुत कोशिश के बाद देव पांडे के सीने से गोली निकाल लिया जाता है, लेकिन देव पांडे अभी भी खतरे से खाली नहीं था। दूसरी तरफ अरमान बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन थोड़े बहुत जख्म अभी भी ताज़े और गहरे थे। सिया को अभी भी होश नहीं आया था। डॉक्टर सिया को लेकर काफ़ी चिंतित थे। सभी डॉक्टर का यही कहना था, 48 घंटे बीतने में 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे बीतने से पहले अगर पेशेंट के बॉडी में किसी प्रकार का हलचल नहीं हुआ तो ये कोमा में चली जाएंगी।
अगर होश आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अरमान अपने वार्ड में पड़े पड़े ही भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरे प्यार को सलामत रखना। उसकी याददाश्त अगर चली भी जाए तो उसके दिल में मेरे प्यार को जिंदा रखे रहना। वीर वापस हॉस्पिटल आ जाता है। आने के बाद सीधा डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ता, लेकिन फिर कुछ सोचकर आईसीयू के बाहर जाकर रुक जाता है। अंदर से कुछ गिरने का आवाज़ आता है, जिसे सुनकर वीर वहीं रुक जाता है। देव पांडे बाहर से अंदर की ओर देखा तो वीर की आंखें अचानक बड़े हो गए और तेज आवाज़ में डॉक्टर निकला। जब कोई डॉक्टर या नर्स वीर की आवाज़ सुनकर आया नहीं तो वीर बाहर ही और दौड़ते हुए आया और सीधे डॉक्टर के केबिन में पहुंचता है। डॉक्टर से वीर हाँफते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे साथ चलिए। वो देव पांडे डॉक्टर बिना कोई सवाल किए वीर के साथ देव पांडे के वार्ड में साथ आते हैं। आने के बाद डॉक्टर देखता है देव पांडे तेज सांसें लंबी लंबी ले रहा था। ऑक्सीजन मास्क तो लगा था, फिर भी देव पांडे का इस तरह से सांस लेना डॉक्टर को कुछ देर तक समझ नहीं आया। फिर कुछ सोचते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करता है तो डॉक्टर आश्चर्य से ऑक्सीजन सिलेंडर देखने के बाद, ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद सिलेंडर बदला था जिसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से भरी थी, लेकिन इतनी जल्दी ये खत्म कैसे हो सकती है? कुछ सोचा डॉक्टर फिर समय ना गवाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को बदल देता है। देव पांडे फिर तेजी से सांसें लेना बंद कर दिया। वीर डॉक्टर से, डॉक्टर देव को हुआ क्या था? ये इतनी तेज सांसें क्यों ले रहा था? अब ये ठीक तो हैं? डॉक्टर जवाब दिया, जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस वो ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ये सांसें काफ़ी तेज ले रहे थे, लेकिन मैंने जब खुद बदला था सिलेंडर तो उसमें ऑक्सीजन भरी थी, अचानक ख़त्म हो गया, वो भी पूरी सिलेंडर। खैर, एक्सक्यूज़ मी बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। चोट अभी भी गहरी थी, अपने पैर पर खड़ा होकर नहीं चल पा रहा था अरमान। नर्स की मदद से वो व्हील चेयर बैठ जाता है और सिया के वार्ड के पास ले जाने के लिए नर्स से कहता है। नर्स अरमान को सिया के वार्ड के बाहर लाकर छोड़ देती है। अरमान नर्स के मना करने के बावजूद अरमान वार्ड के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद सिया की स्थिति देखकर सिया के हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद रोते रोते अरमान सिया के हाथ को चूमता है। सिया के हाथ को चूमते वक्त सिया के हाथ अरमान के आंखों से आंसू गिर जाता है। एक नर्स सिया के इर्द गिर्द ही रहती थी। नर्स अरमान से, प्लीज़ आप पेशेंट से अभी दूर ही रहें, इन्हें परेशान मत कीजिए, रोना आप बिल्कुल बंद कीजिए और यहाँ किसी प्रकार का शोर नहीं कीजिए। अरमान नर्स की बात को सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे नहीं थम रहे थे। बिना मौसम के बरसात जैसा सावन में होते हैं, लेकिन सिया का हाथ पकड़कर ही रखा था और धीरे धीरे सिया से बातें कर रहा था। सिया, उठ जाओ मेरे लिए, तुम्हारी कमी मुझे बहुत खल रही है, तुम्हारे बिना जीना कितना मुश्किल है, मुझे आज एहसास हो गया है। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, लेकिन इतना होगा मुझे बोलते बोलते और रोने लगता है। अरमान की आंखों से दूसरी बार आंसू फिर से गिरा। कुछ देर बाद सिया के बाद सिया अपने हाथ को हिलाती है। आंखें बंद थी, लेकिन उसके होंठों पर सबसे पहले अरमान का नाम आया। सिया के देखभाल कर रही नर्स झटके में वार्ड से बाहर निकल सिया के डॉक्टर के पास जाती है। नर्स डॉक्टर प्रीतम से, डॉक्टर वो 7 वाली वार्ड मिस सिया अभी अभी अपने हाथ को हिलाई, अरमान नाम भी बोली। डॉक्टर प्रीतम बिना कोई सवाल किए 7 वार्ड में पहुंच जाते हैं। जब तक डॉक्टर पहुंचते उससे पहले सिया फिर से बेहोश हो जाती है। अरमान ये सब देखकर आश्चर्य था, दूसरी तरफ खुश भी, क्योंकि उसे विश्वास था अरमान की आवाज़ सुनकर सिया अपनी आंखें जरूर खोलेगी या कुछ जरूर बोलेगी। सिया के जुबान पर अरमान अपना नाम सुनकर और भी बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ सोच ही रहा होता है, तभी डॉक्टर आ जाते हैं। अरमान को बाहर जाने के लिए कहते हैं। अरमान अपने वार्ड में पहुंच गया। व्हील चेयर पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया भगवान, आपने मेरी सुन लिया, मैं बहुत परेशान था। सिया कहीं मुझे
भूल तो नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तो वो जो कई दिनों से बेहोश थी, मेरे छूने से उसके शरीर में हलचल हुआ। डॉक्टर सिया की स्थिति देखकर आश्चर्य में थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? हमने तो सारी उम्मीदें ही खो छोड़ दिए थे कि ये ठीक हो पाएगी। नेक्स्ट डे देव पांडे अपने वार्ड से गायब हो गया। वीर को पता चलते ही घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया और रूल्स को तोड़कर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। ट्रैफिक पुलिस वीर के पीछे पड़ गए। वीर हॉस्पिटल पहुंच तो गया, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। उससे पहले ट्रैफिक पुलिस वीर को पकड़ लेती है। एक अनजान व्यक्ति वीर से टकरा जाता है। सॉरी बोलते हुए कुछ पकड़ा देता है। वीर बिना कुछ बोले अपने जीन्स के पैकेट में रख लेता है। ट्रैफिक पुलिस फिर वीर को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल से चला जाता है। अमित निशा को मां के साथ घर भेज देता है और वो हॉस्पिटल में मानस को लेकर रुक जाता है। निशा घर न जाने की जिद करती है, लेकिन फिर भी अमित उसे अपनी मां के साथ घर भेज देता है। निशा कुछ दूर जाकर वापस लौट आती है और अमित से निशा आग्रह करते हुए, प्लीज़ अमित जी, मुझे यहीं रहने दीजिए। घर जाने के बाद भी मेरा सारा ध्यान यहीं रहेगा। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। एक बार मैं मानस से बात कर लूँ, उसके बाद बिना कोई सवाल किए घर चली जाऊँगी, लेकिन बिना मानस से बात किए मैं घर नहीं जाने वाली। अमित समझाते हुए, निशा जी, आप मेरी बात मानिए और माँ के साथ चली जाएं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाकर आराम कीजिए, समझी? निशा जिद करते हुए, मुझे नहीं जाना जब तक मैं मानस से बात ना कर लूँ। मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित जी, आप तो बेवजह मेरी फिक्र कर रहे। शीला देवी, निशा और अमित से, मैं अभी आती हूँ बहू के लिए कुछ लेकर। कब से कुछ नहीं खाई है। ऐसी हालत में तो खाने पीने का और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अमित मेडिसिन के लिस्ट शीला देवी को देते हुए, माँ आप मेडिकल स्टोर से आप ये दवा भी लेती आना। शीला देवी लिस्ट लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वीर को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लेकर पहुँचती हैं। स्टेशन के अंदर वीर को ट्रैफिक पुलिस ले जाता उससे पहले एक कांस्टेबल वीर को सैल्यूट मारते हुए, जय हिंद सर। आप यहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ कैसे? वीर आश्चर्य से, तुम यहाँ कैसे राहुल? तुम्हारी तो पोस्टिंग कहीं और थी, लेकिन तुम अभी पटना में कैसे? राहुल मुस्कुराते हुए, ट्रैफिक पुलिस का इंचार्ज मैं ही हूँ। हाँ, पोस्टिंग तो कहीं और थी, मगर मैं अपना ट्रांसफ़र पटना में करवा लिया। लेकिन आप यहाँ? वीर मुस्कुराते हुए, आज मेरी कुछ मजबूरी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा। देव पांडे को तो तुम अच्छे से जानते हो ही। राहुल वीर के बात को बीच में काटते हुए, सुनने में आया है उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वीर मायूसी से, बिल्कुल सही सुना है राहुल, बस उसी केस में उलझा हुआ हूँ मैं। आया तो दूसरे केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन दोस्त की मुसीबत में देखकर कुछ दिन के लिए अपना ट्रांसफ़र पटना करवा लिया। राहुल ट्रैफिक पुलिस वालों से थोड़े गुस्से में, तुम लोग जानते भी हो ये कौन है? ये बिहार के कई जिलों में शहर में डीएसपी रह चुके हैं और तुम दोनों इन्हें पकड़ के लाए। कम से कम लाइसेंस तो देखना चाहिए था। पुलिस की गाड़ी तुम लोग नहीं पहचानते क्या? अब जाओ यहाँ से। ट्रैफिक पुलिस, सॉरी सर, गलती हो गई हमसे, नहीं पहचान पाए थे। वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उषा देवी अपने जिद पर अड़ी थी। निशान की सगाई और शादी दोनों एक ही दिन और 2 दिन के बाद होगी। 2 दिन के बाद शुभ मुहूर्त निकला है। गुरु जी से हमने यही मुहूर्त के बारे में चर्चा किए हैं। अगर 2 दिन बाद ये शादी नहीं हुई तो निशान सारी उम्र कुंवारा रहेगा और मैं मेरे जीते जी कैसे हो सकता है? जीवन वर्मा आश्चर्य से, 2 दिन बाद का ही मुहूर्त निकला, लेकिन क्या निशान शादी के लिए मानेगा? निशान का शर्त आपको याद है ना? उसने क्या कहा था? जब तक अरमान। उषा देवी बात को बीच में काटते हुए, अगर 2 दिन के बाद निशान की शादी नहीं हुई तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। वर्मा जी, आप अपने बेटे को समझा दीजिए कि वो खुशी खुशी शादी कर ले, वरना वो मुझे माँ कहने का हक भी खो देगा और मेरे मरने के बाद मेरे अर्थी को कंधा देने के लिए भी नहीं कहिएगा। निशान सारी बातें सुन रहा था। दरवाजे के पास खड़ा होकर उषा देवी टेबल पर रखा चाकू उठाकर अपने कलाई पर रख ली। रोते हुए, वर्मा जी, मेरे जाने के बाद आप इस परिवार को संभाल कर रखना। मेरे दोनों दिल के टुकड़े
को सारी खुशियाँ देना। अलविदा वर्मा जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना भी ख्याल रखना। उषा देवी चाकू उठाकर जैसे ही अपने नस को काटने की कोशिश करती है, सामने से दौड़ता हुआ निशांत आता है और उषा देवी से चाकू छीनकर दूर फेंकता है। उषा देवी षड्यंत्र के भाव से, छोड़ो मुझे, मर जाने दो, मेरे जीने का क्या मतलब है जब मेरा बेटा कोई बात नहीं मानता। मेरा भी मन करता है इस उम्र में तुम्हारे और अरमान के छोटे छोटे बच्चे को जो मेरे साथ खेले मुझे दादी कह बुलाएं। छोड़ो, तुम्हें बताने से क्या फ़ायदा, मेरे कहने पर तुम थोड़े 2 दिन बाद शादी कर लोगे। जीवन वर्मा उषा देवी के पास जाकर, आप ये क्या कर रही थी, आपके बिना ये पूरा परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा, कहते हुए उषा देवी को अपने सीने से लगा लेते हैं। निशांत मन ही मन कुछ सोचकर शादी के लिए हामी भर देता है, क्योंकि उस वक्त निशांत को वही सही लगा। आखिर माँ की जिंदगी का सवाल था, इसलिए निशांत को अपना जिद छोड़ना पड़ा। हार पछता कर निशांत जैसे ही शादी के लिए हाँ करता है, उषा देवी बिल्कुल शांत हो जाती हैं। उषा देवी का रो रो कर नाटक करना, खुद को नुकसान पहुंचाना सब बंद कर दी। आप मेरी शादी की तैयारी कीजिए माँ, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। तकलीफ़ हमें भी होता है माँ, आप मेरे कारण खुद को तकलीफ़ देती हो। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, आप जिससे बोलोगी मैं उससे शादी कर लूँगा बिना कोई सवाल किए। निशांत फिर वहाँ से अपने रूम के तरफ चला जाता है। जीवन वर्मा उषा देवी से, अब तो आप खुश हो गई, अब तो बेटा भी मान गया आपका। अब आप 2 दिन के पहले इतनी सारी तैयारियां कैसे करोगी आप। उषा देवी मुस्कुराते हुए, सारी तैयारियां जोरों शोरों से समय से पहले हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए जी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। जीवन वर्मा मुस्कुराते हुए, खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ आप पर। उषा देवी षड्यंत्र के भाव से कुछ सोते हुए मुस्कुरा रही थी। अब प्लान को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है, मन ही मन खुद से बोली जा रही थी। बस एक बार निशांत की शादी हो जाए, फिर क्या सारा प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक होगा। जीवन वर्मा उषा देवी को आवाज़ देते हुए, कहाँ खो गई आप, लगता है सारे सपने आपके पूरे हो गए, आपके चेहरे के हंसी से पता चल रहा है। उषा देवी मुस्कुराते हुए, जी वर्मा जी, शायद निशांत के शादी के बाद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लगता तो ऐसा ही है। अब इस बुढ़ापे में एक माँ की क्या ख्वाहिश होगी, आप ही बताइए। जीवन वर्मा कुछ बोल पाते उससे पहले उनको अरमान के फ़ोन से कॉल आता है। जीवन वर्मा हेलो हेलो बोलते हुए गार्डन में चले जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा था। वीर को ट्रैफिक पुलिस छोड़ देता है, फिर वीर अपने घर चला जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो वीर को एक कांस्टेबल का कॉल आता है, सर आज से आप देव पांडे की जगह ले सकते हैं, सारी प्रक्रिया पूरा हो चुका है। वीर अपने रूम में चला जाता है। बेड पर लेटकर फाइल में लिखे केस और मिले सबूतों के बारे में अपने दोनों आंखों के बंद कर सोच रहा था। मुझसे ऐसी क्या गलती हो रहा है, ऐसा क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। निशा और शीला देवी दोनों घर पहुँचे। रात को 3 बज रहा था। मिस्का घर पर ही थी, लेकिन मिस्का कुछ परेशान लग रही थी। बात क्या थी किसी को कुछ पता नहीं था। निशा मिस्का को परेशान देखकर बोल पड़ी। निशा मिस्का से, आप परेशान क्यों लग रही हैं, क्या बात है। मिस्का को सोचते हुए, कुछ नहीं भाभी, बस वो कॉलेज में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ मैं। इतना बोलकर परेशानी की असली वजह छुपा लेती है। शीला देवी मुस्कुराते हुए, अरे बहू, इसे बताई तुम कि नहीं, मिस्का बुआ बनने वाली है, और इसके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं अभी। ये सुनने के बाद भी ये बुआ बनने वाली है। मिस्का ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए, क्या सच में भाभी मैं बुआ बनने वाली हूँ, शुक्रिया भाभी हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इतना कहते हुए भाभी से मिस्का निशा से लिपट जाती है। निशा को आभास होता है जैसे मिस्का अंदर ही अंदर रो रही हो। निशा कुछ सोचकर कुछ नहीं बोली। शीला देवी मिस्का से, भाभी को रूम तक छोड़ आओ, एक गिलास दूध दे देना, वो भी केसर और बहुत सारा बादाम डालकर। जब तक वो दूध सारा ख़त्म ना कर जाए वहाँ से तुम बिल्कुल नहीं हटना, समझी। बहू, अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताना, तुम माँ बनने वाली हो। शादी के बाद तुम अपना मायका
एक बार भी नहीं गई। अमित मानस को कल हॉस्पिटल लेकर आ जाएगा तो तुम दोनों पटना चले जाना, या फिर तुम अपने मम्मी पापा को यहीं बुला लो। निशा, जैसे आपको ठीक लगे मम्मी जी, अगर आप कहेंगी तो मैं माँ के घर जरूर जाऊंगी या उन्हें यहाँ बुला लूँगी। शीला देवी कुछ सोचते हुए, तुम अपनी माँ के घर ही चली जाना, कुछ महीने बाद फिर उनको बुला लेंगे। मिस्का किचन से दूध लेकर आई। शीला देवी मिस्का के हाथ में दूध का गिलास लिए हुए देखी तो बोल पड़ी। शीला देवी गिलास के तरफ इशारा करते हुए, मिस्का, बहुत सारा केसर और बादाम डाली हो ना? जब तक सारा दूध खत्म ना करे बहू, उससे पहले वहाँ से हटना नहीं। मिस्का थोड़ा सा गुस्से में, मुझ पर विश्वास नहीं है आपको तो फिर बोलती ही क्यों हो? कुछ काम करने के लिए बोलो आप। भाभी आप चलिए ऊपर मेरे साथ आपके रूम में। निशा को रूम के अंदर तक ले गई। दूध का गिलास निशा को देते हुए कहा, भाभी आप लीजिए, सारा दूध खत्म कीजिएगा आप, वरना मम्मी मुझे बेकार में ही डांट लगाएंगी। निशा मन ही मन सोच रही थी, इतने दिनों में मिस्का को मैंने ऐसे किसी से बात करते हुए नहीं देखी, लेकिन आज हुआ क्या है? अभी पूछना ठीक होगा। वो तो पता है मुझे, मिस्का जी मुझसे परेशानी की असली वजह छुपा रही हैं, लेकिन क्यों? नेक्स्ट डे वीर पुलिस स्टेशन पहुंचा। आज उसका पहला दिन था पटना के डीएसपी के रूप में। अपने केबिन में बैठकर केस के बारे में कुछ सोच रहा था, टेबल पर पेन को घुमाते हुए। सिया होश में आ चुकी थी, लेकिन अरमान को पहचानने से इनकार कर रही थी। लेकिन उसके जुबां पर अरमान का नाम था, लेकिन अरमान उसके यादों से मिट चुका है। सिया अरमान के चेहरे को भूल चुकी थी। एक्सीडेंट के बाद सिया वर्तमान से 10 साल पीछे जा चुकी थी, लेकिन बार बार अपने जुबां पर अरमान का नाम ले रही थी, लेकिन सामने खड़ा अरमान को नहीं पहचान रही थी। विक्रांत चावला को हॉस्पिटल से कॉल आया। वो कॉल हीरा लाल का था। हीरा लाल दुखी होते हुए, हेलो वीर सर, बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, देव पांडे सर हमारे बीच नहीं रहे। वीर कुर्सी पर बैठा था। हीरा लाल के बोलते ही वीर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से आवाज़ आया, क्या? वीर दुख के साथ, ये कैसे हुआ? कल रात तो ठीक थे, फिर आज? वीर के सामने वो सारे बीते लम्हे याद आने लगा। उन लम्हों को याद कर वीर रोने लगा। वीर के लिए देव पांडे सब कुछ था और देव पांडे के लिए वीर सब कुछ था। खुद को संभालते हुए वीर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाने के बाद देखा तो वीर पांडे का पोस्टमार्टम के लिए सिटी हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही थी। देव पांडे के डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटाकर बाहर की ओर ले जा रहे थे। वीर देव पांडे के डेड बॉडी को देखकर दौड़ते हुए जाकर देव पांडे की डेड बॉडी से लिपट जाता है और बहुत रोने लगता है। हीरा लाल कांस्टेबल वीर को देव पांडे के डेड बॉडी के पास से हटाया जैसे तैसे करके। सर खुद को संभालिए आप। वीर रोते हुए, कैसे संभालूं खुद को मैं? इसके अलावा मेरा था ही कौन? बचपन से एक दूसरे के हर एक बातें शेयर करते आ रहे थे, आज वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किससे बात शेयर करूँगा? उसके साथ बिताए हर एक लम्हा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। इन यादों में से मैं अपनी दोस्ती कब तक रख पाऊँगा बोलो? हम दोनों तो एक साथ शादी भी करने वाले थे अगले साल, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया। देव पांडे की डेड बॉडी सिटी हॉस्पिटल पहुंची। वहां के डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट्स कुछ घंटों के बाद आपको मिलेगी। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। देव पांडे का इस दुनिया में कोई नहीं था एक वीर के अलावा, लेकिन वीर के परिवार वाले उसे अपने बेटे के जैसा ही प्यार करते थे। वीर जब देव पांडे के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो लगभग सभी मिलने देव पांडे से चले आए। सभी के आंखों में आंसू लबालब भरे हुए थे। वीर के माँ की हालत बहुत ख़राब थी। उनकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहा था, बस रोए जा रही थी। अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया गया। डेड बॉडी को मुख्य अग्निवीर ही देता है। शाम का वक्त हो चला था। देव पांडे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने वीर पहुंचा सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर वीर को रिपोर्ट देते हुए, इनकी मौत जहर से हुई है, लेकिन समझ में मुझे नहीं आ रहा है ये जहर इनके बॉडी में आई कहाँ से? ये वैसी जहर नहीं है जो कहीं भी मिल जाए।
ये बॉडी के जहर बहुत नुकसानदेह हैं। सही मात्रा में लिया जाए तो ये इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन थोड़ा सा डोज और बढ़ाने पर इस जहर से लकवा, ब्रेन हेमरेज इत्यादि जैसे बीमारी का शिकार हो सकता है इंसान। लेकिन थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दिया जाए तो इससे मनुष्य का जीवन पल भर में खत्म हो जाएगा। इनके बॉडी में तो हमें बहुत अधिक मात्रा में मिला है। वीर आश्चर्य से, डॉक्टर ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है ना? लेकिन देव को किसने ये जहर दिया होगा? डॉक्टर वीर से, ये जहर उसी इंसान ला सकता है जो लैब में काम करता हो या जिसके पास लैब की जानकारी हो। वो घर में भी तैयार कर सकता है। साइंटिस्ट लोग ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, यही लोग घर बनाते हैं। दूसरी तरफ सिया सब कुछ भूल चुकी है। इस बात से अरमान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके मन में बहुत बुरा ख्याल आ रहा था, अगर सिया मेरी जगह किसी और को अरमान समझ गई तो मेरा क्या होगा? मैं उसके बिना कैसे जी पाऊँगा? बैठकर अरमान कुछ सोचते हुए कहीं खोया था। तभी वहाँ निशांत आया। अरमान के पास आकर आराम से बैठ जाता है। अरमान को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ निशांत उसके सामने बैठा है। निशांत धीरे से अरमान के कंधे पर अपना हाथ रखा, उसके बाद बोला, अरमान तुम कैसे हो? अरमान का ध्यान हटा और वो होश में आया। अरमान आश्चर्य से, भाई आप यहाँ? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? बस पता चला तुम यहाँ हो। अरमान रोते हुए निशांत से लिपट कर रोने लगता है। निशांत, क्या हुआ छोटे, तुम रो क्यों रहे हो? अरमान रोते हुए, भाई मुझे सिया नहीं पहचान रही है। सिर पर चोट लगने के कारण अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं रहा, ना मैं और ना मेरा प्यार। निशांत अरमान की बातों को सुन मुस्कुरा रहा था। अरमान, क्या भाई मैं आपको अपनी परेशानी बता रहा हूँ और आप हो ही मुस्कुरा रहे हो। चलो अब तुम भी मुस्कुराओ, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। दुल्हन भी तैयार है, मंडप भी सज गया है, सिर्फ दूल्हे की कमी है। अरमान शादी के बात को सुनकर हक्का बक्का था। अरमान अपनी बड़ी आंखें करते हुए, क्या मेरी शादी? निशांत मुस्कुराते हुए, हाँ तुम्हारी शादी। कोई परेशानी है क्या शादी करने में, बताओ? अरमान सोचते हुए, हाँ है, क्योंकि मैं सिया के अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। आपको तो बताया था मैंने, मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी आप मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा रहे हैं। भाई आप यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, मुझे किसी से शादी नहीं करना है। निशांत मुस्कुराते हुए दरवाजे के तरफ दुल्हन के जोड़े में तैयार एक लड़की के तरफ इशारा करते हुए, क्या हुआ, ये दुल्हन तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तुम्हारे लिए दुल्हन माँ और पापा दोनों मिलकर ढूंढे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी मजबूर हूँ भाई, उनके बातों को टालने वाला कौन होता हूँ मैं? अरमान मायूस होकर, मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह सकता हूँ, लेकिन सिया के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं सिया के बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं सिया की याददाश्त लौटने का इंतज़ार करूँगा। कभी तो सिया को मेरी याद आएगी। बोलते बोलते अरमान की आंखों में पानी आ गया। देखता हूँ मैं भी सिया जी का याददाश्त लौटती है। कुछ देर बाद वहाँ सन्नाटा छाया रहा, लेकिन निशांत की हंसी नहीं रुक रही थी। तभी अचानक दरवाजे के तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? आखिर सिया में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है? मैं भी सुंदर हूँ, सुशील हूँ और संस्कारी भी हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मुझे अच्छे से देखा भी नहीं। मुझे तो पूरा यकीन है सिया से ज़्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। आप हो कि मुझे देखने भी नहीं रहे। दुल्हन के इस लाल जोड़े में कैसी लग रही हूँ? अरमान जी। इतना सुनते ही अरमान दरवाजे की तरफ देखता है। अरमान आश्चर्य से, आप? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप हो दुल्हन के जोड़े में। आपको क्या देखना है? आप तो उस चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं सिया जी। बोलते हुए अरमान सिया की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद व्हील चेयर दीवार से टकरा जाता है। तब जाकर अरमान होश में आया। होश में आने के बाद अरमान महज एक खुली आंखों से देखा गया एक ख्वाब था। पता नहीं ये ख्वाब हकीकत में ऐसा होगा भी या नहीं। निशा मन ही मन सोच रही थी, आखिर मिस्का से कैसे पूछूं? आखिर ये इतना परेशान क्यों लग रही है? अब कल ही पूछूंगे मैं, रात काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त बात करना सही नहीं होगा। नेक्स्ट डे
निशा सुबह सुबह घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी मिस्का हड़बड़ी में घर से बाहर निकल गई। निशा आवाज़ देती रही, लेकिन मिस्का नहीं रुकी और चली गई। शांति देवी मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गई। अपने हाथ को जोड़कर जय माता दी बोली, बस अपनी कृपा मेरे परिवार वालों पर बनाए रखना माँ। ला बहू आरती लाओ। मिस्का अभी तक उठी नहीं क्या? निशा कुछ सोचते हुए अपनी सासू माँ से झूठ बोलते हुए, वो माँ जी मुझे कुछ मंगवाना था, इसलिए मिस्का को मैं मार्केट भेजी हूँ। शांति देवी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, बहू काम वाली बाई नहीं आई अभी तक यहाँ। ये नई काम वाली बाई है, इसे हर काम समझाना पड़ेगा। जब कोई मीठी नाम की कोई लड़की आए तो मुझे आवाज़ देना बहू। शांति देवी अपना कदम अपने रूम के तरफ बढ़ाई ही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी, जिसकी आवाज़ सुनकर शांति देवी रुक जाती हैं और पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। शांति देवी दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाज़ा खोलने के बाहर एक लड़की खड़ी थी, जिसने दिखने में साधारण थी और अपने लिए नौकरी ढूंढ रही थी। उस लड़की ने, क्या यह घर शांति देवी का है? शांति देवी, हाँ यह घर शांति देवी का ही है। क्या तुम मीठी हो? कुछ देर पहले तुमसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पर, अंदर आओ। मीठी, अफसोस, माफ़ करना मैम साहब, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। मेरी कुछ मजबूरी है जिसके कारण मैं यहाँ देर से पहुँची। शांति देवी, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगली बार तुम समय पर आना, समझी? मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मीठी, जी मैम साहब, अगली बार से नहीं, कल से ही आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत बहुत मेहरबानी मैम साहब, मुझे बहुत ज़रूरी थी इस जॉब की, कितने दिनों से ढूंढ रही थी। सच कहते हैं लोग, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शांति देवी, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हें क्या क्या आता है? घर के सारे काम कर लेती हो ना? झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, किचन का सारा काम जानती हो ना? मीठी, जी मैम साहब, मुझे ये सारे काम आते हैं। निशान के शादी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, लेकिन निशान के चेहरे से साफ पता चल रहा था वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। पर किस्मत का मारा क्या करे बेचारा। निशान अरमाने के नंबर पर कॉल किया, किसी ने कॉल उठाया। उसके बाद भागा भागा निशांत अपने घर के पार्किंग एरिया में जाता है। वहाँ से कार निकालकर सीधा पटना के लिए निकलता है। उषा देवी बहुत खुश थी। मन ही मन अब प्लान के मुताबिक अगला चाल चलने का समय आ गया है। जीवन वर्मा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे आरके के नाम करवाना है। जब तक जीवन वर्मा को सड़क पर लाकर खड़ा ना किया तो मेरा नाम भी उषा देवी नहीं। आज भी वो दिन मुझे याद है, वो काली रात मेरे नज़रों के सामने से आज भी नहीं हटता है। सिया कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। शर्मा जी और उसकी पत्नी दोनों में से कोई याद नहीं आ रहे थे और निशा भी नहीं याद आ रही थी। सिया को ना तो राज याद था और ना अरमान। सिया के दिमाग में सारा कुछ मिट चुका था, बचा था तो सिर्फ सबकी धुंधली तस्वीर, जिसे सिया पहचान नहीं पा रही थी। मन में कुछ सवाल लिए सिया स्ट्रेचर पर लेटी कुछ सोच रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी उसके साथ ये क्या हो रहा था। मन में एक बेचैनी, धड़कनों का धक धक, यूँ तेज धड़कना, बार बार आंखों के सामने धुंधला तस्वीर दिखाई देना। मुझे ना तो घर का एड्रेस याद है और ना मेरे अतीत के बारे में कुछ याद रहा। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊंगी जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं? देखती हूँ मुझे कोई ढूंढता हुआ, शायद कोई यहाँ आ जाए। मिस्का कुछ घंटों में घर आई। उसका चेहरा उतरा उतरा हुआ था। आने के बाद मिस्का अपने रूम में चली गई। निशा मिस्का के रूम में गई। निशा सवाल करते हुए, मिस्का आप सुबह सुबह हड़बड़ी में कहाँ जा रही थी? मैं आपको आवाज़ देती रही, लेकिन आप शायद सुन नहीं रही थी। मिस्का, आप ठीक तो हो ना? आपको कल से मैं देख रही हूँ, आप कुछ ज़्यादा परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? मिस्का झूठ बोलते हुए, नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहाँ परेशान हूँ। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। सुबह तो मैं नोट्स लेने अपनी फ्रेंड के घर गई थी। निशा कुछ सोचकर फिर वहाँ से चली गई। ये झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद निशान के घर ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। उषा देवी बहुत खुश थी।
जीवन वर्मा भी बहुत खुश थे। निशान मन मार कर दूल्हे का लिबास पहन रहा था, साथ में अरमान को बहुत याद कर रहा था। बहुत दिन बाद आज निशान के आंखों में निशा के नाम का आंसू आया था। आज मैं किसी और का हो जाऊंगा, जैसे तुम हो गई मेरे प्यार को भुलाकर। लेकिन मैं किसी दूसरे को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे अलावा। बेशक तुम अपना प्यार उस पर लुटाती होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारे अलावा किसी के साथ अपना प्यार नहीं बांट सकता। इसलिए मैं किसी लड़की से शादी करके उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरी किस्मत जो बहुत बुरी है। निशान दुल्हा का लिबास में बहुत सुंदर लग रहा था। जीवन वर्मा निशान के रूप में आए। जीवन वर्मा मुस्कुराते हुए, बेटा तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ, लेकिन थोड़ा उदास भी। अरमान की कमी बहुत खल रहा है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। निशान उदास होते हुए, मैं भी अरमान को बहुत याद कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। कल जब मैं अरमान को फ़ोन किया तो फ़ोन लगा, लेकिन उठाकर किसी ने बोला वो इंसान अरमान नहीं था। पापा ये रहा अरमान का फ़ोन। जीवन वर्मा, बेटा नीचे आओ, शादी के लिए मैरिज हॉल पहुँचना है। लड़की वाले भी पहुँचते होंगे, जल्दी आना, निकलना भी जल्दी है। सारे रिश्तेदार वहीं पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम हो गया। निशांत और उसकी दुल्हन दोनों वरमाला के लिए खड़े थे। वरमाला होने के बाद धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हुई और शादी विधि पूर्वक संपन्न हुआ। रात हो गई थी, लगभग 11 बज चुके थे। सभी लोगों ने फैसला किया दुल्हन की विदाई अब अगली सुबह की जाएगी, क्योंकि आधी रात की विदाई करना शुभ नहीं होता है। सिया अपने वार्ड में सोई थी। सिया को एक सपना आया। सपने में सिया सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर रो रही थी। जिससे लिपट कर सिया रो रही थी, उस इंसान का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके हाथों की चूड़ी को तोड़ा जा रहा था। माथे पर लगी सिंदूर को कोई मिटाने की कोशिश कर रहा था। सपने में सिया और कुछ देख पाती उससे पहले सिया चीखते हुए उठकर बैठ गई। सिया खुद से परेशान होते हुए, ये कैसा सपना आया था? इसका क्या मतलब था? मेरा सफ़ेद साड़ी पहन कर रोना, मेरे हाथों की चूड़ी का तोड़ा जाना, सबको उस इंसान के लिए मैं आंसू निकल रहे थे। सिया सोच सोच कर परेशान हो रही थी। सपने के अतीत के बारे में, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या अतीत में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात से कब सुबह हो गया सिया को पता भी नहीं चला। सिया अपने वार्ड से निकलकर गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। थोड़े दूर पर चलने पर सिया को यह एहसास हुआ कि उसके कोई पीछा कर रहा है। सिया झट से पीछे मुड़कर देखी, लेकिन सिया को अपने आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ देर इधर उधर देखकर सिया अपना कदम फिर से गार्डन की तरफ बढ़ाती है। अब दुल्हन के विदाई का समय हो चुका था, लेकिन दुल्हन अपने रूम से। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।